हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं संतोष कुमार गुर्जर राम क्लासेस 786 पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, अब तक हमने जो कक्षा 12 की पॉलिटिकल है, राजनीति विज्ञान है, इसमें हम पहले चैप्टर के जो 2 पार्ट है वो पढ़ चुके हैं और आज मैं उसी का जो तीसरा पार्ट है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा है उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं और आज हम इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे रजवाड़ों का विलय, राज्यों का पुनर्गठन और जो देशी रियासतें थी उनके विलय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनके विलय में कौन सी समस्याएं आती हैं, ये सभी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए, जो रजवाड़ों का विलय है वो कैसे, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत कितने भागों में बटा होता है? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 2 भागों में। भारत स्वतंत्र होता है उससे पहले 2 भाग होते हैं भारत के। अब देखिए वो 2 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग है ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत। पहले भाग में कौन शामिल होते हैं? जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत है जिस पर ब्रिटिश शासन चला करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था, वो भारत में शामिल थे, जिनमें 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे और 4 चीफ कमिश्नरियां हुआ करते थे। कितने? 11 तो ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरियां इसमें शामिल थी, जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत हुआ करते थे इनमें। और दूसरा जो भाग था वो था देशी रियासतों का, जिनमें कितनी रियासतें? 565 जो देशी रियासतें थी, जो रजवाड़े थे वो हुआ करते थे। और जो देशी रियासतें थी, रजवाड़े थे, इन पर शासन किनका? इन पर राजाओं का शासन हुआ करता था। राजा इन पर शासन किया कर, मतलब राजाओं का राज यहाँ पर चला करता था। अब देखिए, जैसे ही भारत आजाद होता है और आजादी से पहले ये घोषणा कर दी जाती है कि जैसे ही ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत हैं वो ब्रिटिश अधीनता से आजाद होंगे, उसके साथ ही जो देशी रियासतें हैं, रजवाड़े हैं, वो भी स्वतंत्र हो जाएंगे। और उनके लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्होंने कहा था, अंग्रेजों ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही थी देशी रियासतों के लिए कि जैसे ही भारत आजाद होता है तो देशी रियासतें हैं वो अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकती हैं, या फिर अपने आप को भारत में शामिल कर सकती हैं, या पाकिस्तान में शामिल कर सकती हैं। ये 3 बातें देशी रियासतों के लिए कहा था कि देशी रियासतें हैं वो अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकती हैं, चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं और चाहे वो भारत में शामिल हो सकती हैं। ये बात किसने? ब्रिटिश क्राउन ने किसके लिए कहा था? ये कहा था देशी रियासतों के लिए। ये जैसे ही बात भारत सरकार के सामने आती, भारत सरकार को ये लगता है कि अगर देशी रियासतें हैं वो स्वतंत्र होने लगेंगी तो भारत की एकता और अखंडता है, इसको चुनौती मिलेगी। भारत को एक कैसे बनाया जा सकेगा, भारत का एकीकरण कैसे किया जा सके, और इतना विशाल क्षेत्र जिसमें 565 छोटे छोटे टुकड़ों में भारत बटा हुआ था, इन 565 देशी रियासतों को एक करना था। ये प्रमुख समस्या बनी हुई थी किसके सामने? भारत सरकार के सामने। तो भारत सरकार ने फिर ये जो भूमिका है ये निभाने के लिए ये किसे पूरा का पूरा जो मामला है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ले जाया जाता है और उनको ये काम निर्धारित किया जाता है कि आप कैसे भी करके देशी रियासतों का क्या करेंगे? एकीकरण करेंगे, मतलब भारतीय भू क्षेत्र में इनको शामिल करेंगे। तो रजवाड़ों का जो विलय है, इसके विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी, मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है। तो जो एकीकरण करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्होंने इस काम को इतने बखूबी अंजाम दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अधिकांश रजवाड़ों को भारत में शामिल कर लिया गया। मतलब भारत आजाद होने से पहले ही जो भारत विलय पत्र है उस पर अधिकांश रजवाड़ों के हस्ताक्षर करवा लिए गए थे, उनको भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। अब देखिए, जो कुछ रियासतें हैं जो भारत के खुद को स्वतंत्र रखना चाहती थी, जैसे ही ब्रिटिश गवर्नर जनरल घोषणा करता है कि रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रख सकती हैं, तो त्रावणकोर जो रियासत है वो सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा करती है। उसके अगले ही दिन जो हैदराबाद है, हैदराबाद का निजाम है, वो भी खुद को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर देता है। और जो रियासतें थी जिनके विलय में हमारे सामने चुनौतियां आती है, कठिनाइयां आती हैं, जिनके विलय में थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, वो होती है एक तो जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक मणिपुर। ये रियासतें हैं, इनके विलय में हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं।
आप देखिए जो देशी रियासतें थी इनके विलय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। वो बातें कौन कौन सी थी वो देखिए। वो बातें थी, पहली बात है कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारत में शामिल होना चाहते थे, कि ये बात भारत के पक्ष में थी कि जो रजवाड़े थे, देशी रियासतें थी, उनकी जो अधिकतर जनता थी, वो जनता है वो भारतीय भू क्षेत्र में शामिल होने के लिए तैयार थी। मतलब उनका मन था कि वो किस में शामिल हो, वो भारत में शामिल हो। और जो दूसरी बात है महत्वपूर्ण, वो है भारत सरकार का रुख लचीला था। कैसा? भारत सरकार का रुख कैसा था? लचीला था। और वो कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार हो गई थी। और भारत सरकार है वो भारत में जिन रियासतों का विलय करना चाहती थी, कुछ महत्वपूर्ण जो रियासतें थी उनका विलय करने के लिए उन रियासतों को कुछ स्वायत्तता, कुछ छूट प्रदान करते थे। तो भारत सरकार ने विलय में देशी रियासतों के साथ कैसा रुख अपनाया? लचीला रुख अपनाया, उनको स्वायत्तता देने का रुख अपनाया। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान हो रही थी। मतलब जो विभिन्न इलाके हैं, देशी रियासतें थी, उनका बंटवारा कैसे, उनका सीमांकन कैसे किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए या कैसे किया जाए, तो उनके सीमांकन पर क्या, उनके सीमांकन के सवाल पर खींचतान हो रही थी। और ये खींचतान भारत की एकता और अखंडता के लिए क्या थी? चुनौती भरी हुई थी। मतलब महत्वपूर्ण बात थी कि इस खींचतान को समाप्त किया जाए और बखूबी इनका इलाकों का क्या, भारतीय संघ में शांति से विलय कर लिया जाए। और जो चौथी महत्वपूर्ण बात थी, ये थी भारत सरकार किसी भी हालत में रजवाड़ों का विलय करना चाहती थी। भारत सरकार की मंशा ये थी कि कैसे भी करके, किसी भी कीमत पर जो देशी रियासतें हैं उन सभी का विलय किसमें होना चाहिए? भारत में शामिल होनी चाहिए। अब देखिए जो हमारे सिलेबस में जो दो महत्वपूर्ण रियासतें दे रखी हैं जिनका हम विस्तार से चर्चा करेंगे, वो एक तो है हैदराबाद और दूसरी है मणिपुर रियासत। इन रियासतों के विलय में कुछ कठिनाइयां आती हैं, उनके बारे में हमें विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हैदराबाद के विलय के वर्णन कीजिए, मणिपुर के विलय का वर्णन कीजिए। तो उस दौरान जब भारत आजाद हुआ था तो उस दौरान सबसे महत्वपूर्ण रियासत हुआ करती थी कौन? हैदराबाद। और हैदराबाद रियासत में शासन चला करता था निजाम का। वहां का शासक क्या कहलाता था? निजाम कहलाता था। और वहां के निजाम का नाम था उस्मान अली खान। उस्मान अली खान ने यह घोषणा की कि हम हैदराबाद रियासत को क्या करेंगे? स्वतंत्र रखेंगे। स्वतंत्र रखने की घोषणा निजाम कर देते हैं। और भारत सरकार के साथ एक समझौता होता है कि भारत सरकार, जो शासक निजाम होता है, निजाम के साथ भारत सरकार 1947 में एक साल के लिए यथास्थिति बहाल रखने की क्या करती है? घोषणा करती है कि भारत सरकार के साथ और निजाम के साथ एक समझौता होता है कि भारत सरकार उसके साथ जो जैसी स्थिति है हैदराबाद में वैसी, मतलब राजा का जो शासन चल रहा है उसी शासन को एक साल के लिए ऐसे कैसे रखने का निर्णय लेती है भारत सरकार। और उसी एक साल में हमेशा निजाम के जो इर्द गिर्द रहती है कौन? भारत सरकार निजाम के पर नजरें गड़ाए रखती है कि ये क्या हरकत करता है। तो इसी पूरी एक साल भारत सरकार का जो रुख होता है वो हैदराबाद पर उसकी पूरी नजरें हैं वो टिकाए रखती है। उसके बाद देखिए जो हैदराबाद है उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस जो पार्टी थी वो हैदराबाद को भारत में विलय करने के पक्ष में थी। कम्युनिस्ट पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी दोनों के दोनों किसमें? हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए तैयार थे। लेकिन निजाम था वो कहीं उसका मन नहीं था भारत में शामिल होने का। तो अंततः क्या होता? वहां पर निजाम एक कट्टर इस्लामिक संगठन खड़ा करता है जिसका नाम होता है रजाकार। और ये रजाकार होता है, ये जो हिंदू वहां पर लोग थे, जो दूसरे धार्मिक लोग थे, हिंदू सिख आदि गैर मुस्लिम जो लोग थे, उन पर वो अत्याचार करने लगते हैं। वो रजाकार होते हैं, राजा के जो सैनिक होते हैं उनका नाम रजाकार होता है। और वो कट्टर मुस्लिम होते हैं, हिंदू विरोधी होते हैं, मुसलमानों के पक्ष में होते हैं। इसी कारण से वो अन्य धर्मों के लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं। ये बात पता चलती है किसे? भारत सरकार को। तो भारत सरकार तुरंत एक्शन लेती है और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ मोर्चा खोलती है। और अंततः जो हैदराबाद है उसका भी विलय भारत में कर लिया जाता है। दूसरी रियासत है कौन? मणिपुर। और मणिपुर का जो शासक था वो कौन हुआ करता था? वो हुआ करता था महाराजा बुद्ध सिंह और महाराजा बोध चंद्र सिंह।
बहुत चंद्र सिंह है मणिपुर रियासत का जो शासक हुआ करता था उस दौरान, तो बहुत चंद्र सिंह ने क्या कहा कि भारत संघ के विलय पत्र पर इसने पहले हस्ताक्षर कर दिए थे। और मणिपुर में बहुत चंद्र सिंह ने चुनाव भी करवाए थे। कब? जून 1948 में, जून 1948 में मणिपुर में इसने चुनाव करवाए और चुनाव करवाकर वहां पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया। संवैधानिक गणतंत्र स्थापित नहीं किया था, बल्कि क्या, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया। मतलब राजा ने अपने खुद के जो रियासत थी उसमें एक विधानसभा तैयार करता है खुद के नियंत्रण में। राजा का शासन वहां पर ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन कैसे, संवैधानिक तरीके से रहेगा। तो वहां पर चुनाव करवाए जाते हैं जून 1948 में। और जून 1948 में जैसे ही वहां पर निर्वाचन होते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली से वहां पर चुनाव करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले चुनाव करवाने वाली जो रियासत होती है वो कौन होती है? वो होती है मणिपुर रियासत। भारत में सबसे पहले जिसमें निर्वाचन हुए थे वो होती है मणिपुर रियासत। अब देखिए, जो जैसे ही निर्वाचन होते हैं तो वहां पर निर्वाचन के परिणाम स्वरूप संवैधानिक राजतंत्र है वो स्थापित हो जाता है। और मणिपुर विधानसभा है, इसके सवाल पर गहरे मतभेद खड़े होने लग जाते हैं। फिर जो मणिपुर कांग्रेस थी वो रियासत को भारत में मिलाना चाहती थी, और जबकि जो दूसरी पार्टियां थी वो इसके खिलाफ थी। मणिपुर में जो कांग्रेस पार्टी थी, मणिपुर जो कांग्रेस थी, वो तो ये किसके पक्ष में, भारत विलय के पक्ष में थी। लेकिन अन्य जो दूसरी पार्टियां थी वो इसके विपक्ष में खड़ी थी। दोनों में आपस में संघर्ष होता, दोनों दलों में, इन पार्टियों में आपस में संघर्ष होने लगा था। अंत क्या होता है, भारत सरकार ने महाराजा पर भारत संघ में शामिल होने के लिए क्या करता है, दबाव बनाते हैं। और अंततः मणिपुर रियासत को भी भारत में शामिल कर लिया जाता है। तो दोनों रियासतों को अंततः किसमें, भारत में शामिल कर लिया गया। अब देखिए हैदराबाद में तो एक जो इस्लामिक संगठन बना था, एक इस्लामिक सैन्य संगठन बनाया था, किसने, उस्मान अली खान ने। कौन सा? रजाकार कौन होते? अव्वल दर्जे के कट्टरपंथी होते थे। मतलब उच्च दर्जे के जो कट्टरपंथी लोग थे वो इसमें शामिल किए गए थे। किसमें? रजाकार में, हैदराबाद में। और जो मणिपुर रियासत थी उनका आसानी से फिर विलय कर लिया जाता है। भारत सरकार ने कुछ थोड़ा बहुत दबाव बनाया और फिर महाराजा बहुत चंद्र सिंह ने विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर हस्ताक्षर कर दिए गए। तो इन रियासतों के विलय में हमारे सामने थोड़ी बहुत कठिनाइयां आती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग आजादी से पहले जब रियासतों का, राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था तो वो प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर राज्यों प्रांतों में बांटा गया था। जहां पर ब्रिटिश कंपनियों को शासन चलाने में आसानी हो वहां पर ब्रिटिश नियंत्रण के प्रांत स्थापित कर दिए गए, और जहां पर राजा थे, जहां पर थोड़ी बहुत कठिनाइयां समस्याएं थी, वहां पर राजाओं का शासन स्थापित कर दिया गया। इसी कारण से दो भाग थे, एक ब्रिटिश प्रभुत्व वाला भारतीय प्रांत थे और दूसरे देशी रियासतों का भाग हुआ करता था। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे भारत आजाद होता है उससे पहले भारत में जो राज्य है उनका बंटवारा कैसे किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए या कैसे किया जाए। लेकिन उस समय जो हालात थे भारत के वो अलग थे। वो उस समय इनका बंटवारा, राज्यों का बंटवारा किया गया था, वो कैसे किया गया था, वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था ब्रिटिश लोगों के द्वारा। लेकिन जैसे ही उस दौरान कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1920 में, नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस में ये निर्णय लिया जाता है कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा, भारत में जो राज्य बनेंगे वो भाषा के आधार पर बनाए जाएंगे। मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का जो आधार था वो कहां पर पड़ा था, वो कांग्रेस का 1920 का जो नागपुर अधिवेशन है उसमें पड़ा था। अब देखिए, इसके कारण ही फिर जैसे भारत को आजादी मिलती है तो लोगों ने कहा कि आपने कहा था, कांग्रेस से कहा कि आपने कहा था कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। और इसी आधार पर जो मद्रास प्रांत हुआ करता था, उस मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी लोग थे, तेलुगु भाषी लोगों ने क्या कहा कि हमें अलग से राज्य चाहिए। कौन सा? अरे हमें अलग से तेलुगु भाषी राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य की वो मांग करते हैं। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण नेता होते हैं मद्रास प्रांत के, कौन? पोट्टी श्री रामुलु। और पोट्टी श्री रामुलु है वो अलग से तेलुगु भाषी लोगों के लिए राज्य की मांग के लिए अनशन पर बैठ जाते हैं। और वो अनशन पर बैठते हैं कब? वो बैठते हैं अक्टूबर 1952 में। अक्टूबर 1952 में वो अनशन पर बैठते हैं और 56 दिनों की भूख हड़ताल
करते हैं, 56 दिनों तक वो अनशन पर बैठे रहते हैं। अंततः दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पोटी श्री रामुलु है आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अलग राज्य बनाने के लिए मांग करते हैं और अनशन पर बैठते हैं, भूख हड़ताल करते हैं और अंततः 6 महीने की भूख हड़ताल के बाद अक्टूबर 1952 में वो हड़ताल पर बैठते हैं, 19 अक्टूबर 1952 को, और अंततः दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो उस दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? उस दौरान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अरे आजादी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके पास तुरंत खबर पहुंचती है और वो कहते हैं कि अरे क्या हो रहा है। जैसे ही किसी प्रभुत्वशाली नेता की मृत्यु होती है तो दंगे हैं, विरोध प्रदर्शन है, वो बड़ी मात्रा में होने लगते हैं। तो मद्रास प्रांत में भी दंगे हैं, भड़क उठे थे, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और भारत में शांति व्यवस्था थी वो ठप हो गई थी। इसी कारण से फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जैसे ही ये खबर पहुंचती है तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं और फिर 1952 में ही क्या करते हैं? दिसंबर 1952 में अलग राज्य, तेलुगु भाषी अलग राज्य बनाने की, आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर देते हैं। मतलब मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश बनाने की अलग से घोषणा कर देते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना दिसंबर 1953 में होती है और इसने रिपोर्ट कब पेश की थी? 30 दिसंबर 1955 को। जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य है इसकी घोषणा की जाती है दिसंबर 1952 में और फिर आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा करते ही भारत के अनेक हिस्सों में ये मांगे उठने लगती है कि अगर आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर बन सकता है तो हमारे राज्य हैं वो भाषा के आधार पर क्यों नहीं बन सकते हैं। तो अनेक राज्यों में भाषा के आधार पर मांगे उठने लगी। इसी कारण से भारत सरकार ने एक आयोग की स्थापना की, राज्य पुनर्गठन आयोग की, और इस आयोग की स्थापना कब होती है? दिसंबर 1953 में। और इसे ये कहा जाता है कि जो राज्यों का सीमांकन है वो सीमांकन पर गौर करने के लिए कहा जाता है। फिर जो ये आयोग है ये 3 सदस्यीय आयोग होता है जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? भूतपूर्व जो न्यायाधीश थे फजल अली, इसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली की मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश थे फजल अली, उसी की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। और इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो कब पेश की? रिपोर्ट पेश की 30 दिसंबर 1955 को। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को पेश की थी और इसने प्रमुख सिफारिश क्या की गई थी? इसमें यह सिफारिश की गई थी कि राज्य है उनकी सीमाओं का निर्धारण वहां पर जो बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उनको आधार मानकर किया जाए, कि राज्य में उनका सीमांकन कैसे किया जाए? वहां पर बोली जाने वाली भाषाओं को आधार मानकर सीमांकन किया जाए। और फिर जो ये अधिनियम है इसकी जो शर्तें थी, जो इसमें जो नियम लागू किए गए थे, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट थी वो पेश की गई थी दिसंबर 1955 में। तो ये अधिनियम कब लागू हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू कब हुआ था? ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग लागू होता है 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर। फिर देखिए जैसे ही राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर ली, सबसे पहले भाषा के आधार पर जो राज्य बना था घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? वो की गई थी दिसंबर 1952 में। किसके लिए? आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। किसके लिए? आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। तो सबसे पहले जो घोषणा की गई थी किसके लिए? ये की गई थी आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। अब देखिए जैसे ही 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होता है तो उस दौरान भारत में कितने राज्य स्थापित किए जाते हैं? उस दौरान भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए जाते हैं। कितने राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश। चौदह राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश किसके द्वारा? राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1 नवंबर 1956 के द्वारा भारत में स्थापित कर दिए जाते हैं। अब उसके बाद में देखिए जो नए राज्य हैं उनका निर्माण कैसे होता है। जो नए राज्य उस दौरान कितने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अब नए राज्यों का जो निर्माण कार्य है वो प्रारंभ होता है क्योंकि देश के अनेक हिस्सों में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी थी।
अब मांग उठती है तो नए फिर राज्यों का पुनर्गठन करना जरूरी है। और उसी आधार पर जो समय समय पर नए राज्य हैं वो बनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है गुजरात महाराष्ट्र, ये किससे? ये बंबई प्रांत से अलग करके और 1960 में राज्य बनाया जाता है। देखिए सबसे पहले बंबई प्रांत है उसका पुनर्गठन किया जाता है, और बंबई प्रांत का पुनर्गठन करके और उसमें से गुजरात, गुजराती और महाराष्ट्र मराठी, मतलब गुजराती और मराठी भाषा के आधार पर लोगों का बंटवारा करके और जो गुजराती भाषी लोग हैं उनके लिए गुजरात और मराठी भाषी हैं उनके लिए जो महाराष्ट्र है इसका निर्माण किया गया। फिर देखिए नागालैंड है, इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब? इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। कब? 1963 में। जो नागालैंड है इसको 1963 में स्थापित कर दिया जाता है। किससे? असम प्रांत से अलग करके। असम प्रांत से अलग करके असम प्रांत का पुनर्गठन किया गया और नागालैंड राज्य बना दिया गया। फिर उसके बाद है हरियाणा। हरियाणा राज्य की घोषणा कब की गई? 1966 में। अब जो पंजाब प्रांत हुआ करता था उस प्रांत से अलग करके कौन सा? हरियाणा राज्य बनाया गया 1966 में। और हिमाचल प्रदेश की घोषणा कर दी गई। कब? ये 1966 में ही हिमाचल प्रदेश को भी अलग से राज्य बनाने की घोषणा कर दी जाती है। भौगोलिक आधार पर इसका विभाजन किया गया था। हरियाणा का हरियाणवी भाषा के आधार पर विभाजन किया गया। हरियाणा के साथ हरियाणा का जब स्थापना हुई 1966 में, उसी दौरान हिमाचल प्रदेश को भी अलग से राज्य बनाने की घोषणा कर दी जाती है। फिर जो हरियाणा राज्य है इसको हिमाचल प्रदेश राज्य है इसको 1971 में अलग से राज्य का दर्जा दिया था। मतलब जो स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आता है? यह आता है 1971 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में हमारे सामने स्वतंत्र राज्य बनकर सामने आता है। उसके बाद देखिए जो असम प्रांत था उसी का दोबारा से पुनर्गठन किया जाता है 1972 में, और उसे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये अलग करके बनाए जाते हैं। कब? 1972 में। 1972 में असम राज्य को तोड़ करके मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा है ये असम प्रांत से अलग करके 3 राज्य बनाए जाते हैं। कब? 1972 में। फिर एक बार फिर असम प्रांत है उसका पुनर्गठन किया जाता है। और मिजोरम, कौन कौन से? एक तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये 1987 में अलग राज्य बनाए जाते हैं। अब देखिए पहले 14 थे, फिर गुजरात बना, महाराष्ट्र बना। गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में बने। नागालैंड 1963 में बना। हरियाणा 1966 में। उसी दौरान हिमाचल प्रदेश की घोषणा कर दी गई और हिमाचल प्रदेश फिर राज्य के रूप में हमारे सामने कब है? 1971 में हमारे सामने आता है। फिर असम प्रांत का दोबारा से पुनर्गठन किया जाता है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा है ये 1972 में हमारे सामने आते हैं। फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है इनको 1987 में स्वतंत्र राज्य बना दिया जाता है। उसके बाद देखिए सन 2000 में हमारे सामने कौन से राज्य आते हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये हमारे सामने कब आते हैं? सन 2000 में हमारे सामने आते हैं। देखिए एक होता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किससे अलग करके बनाया? जो एक तो छत्तीसगढ़, एक उत्तराखंड और एक झारखंड। छत्तीसगढ़ किससे? ये एमपी से, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया जाता है। दूसरा होता है झारखंड। झारखंड और उत्तराखंड। यूपी। और जो झारखंड था ये किससे? ये बिहार से। ये बिहार। कब? सन 2000 में। एक तो छत्तीसगढ़, एक झारखंड। छत्तीसगढ़ किससे अलग किया गया? छत्तीसगढ़ अलग किया गया मध्य प्रदेश से। झारखंड किससे अलग किया गया? ये बिहार से। और उत्तराखंड है ये किससे? ये उत्तर प्रदेश से अलग करके सन 2000 में 3 राज्य बनाए गए। फिर उसके बाद देखिए हाल ही में 2014 में 2 जून 2014 को एक और राज्य बनाया जाता है आंध्र प्रदेश से अलग करके। कौन सा? तेलंगाना। देखिए तेलंगाना कब बनता है? तेलंगाना
2 जून 2014। किससे अलग करके? आंध्र प्रदेश से अलग करके। जो तेलंगाना राज्य है ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश जो राज्य था उससे अलग करके बनाया। जब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है 2 जून 2014 को। किससे अलग करके? ये आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके राज्य बनाया जाता है। तेलंगाना राज्य का निर्माण कब होता है? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया जाता है। इसी के बाद देखिए भारत में वर्तमान में कितने राज्य हो गए? जैसे नए राज्यों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भारत में हो गए। अरे आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि भारत में तो 29 राज्य, 28 कैसे हो गए? तो जम्मू कश्मीर था, अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं हुआ, बना रहा है, उसे केंद्र शासित प्रदेश बना गया। उसके 2 भाग करके, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो कहोगे केंद्र शासित प्रदेश बढ़ने चाहिए? नहीं, केंद्र शासित जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थे उनको मिलाकर के एक कर दिया गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादर नगर हवेली जो 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग हुआ करते थे उनको एक कर दिया गया है। अब वो एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, एक ही नाम से जाना जाता है अब वो, है ना। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसी के साथ मैं आपके विदा लेता हूं। तो आज हमने पढ़ा है राज्यों का पुनर्गठन और देशी रियासतों में महत्वपूर्ण जो बातें थी वो रजवाड़ों का जो विलय है इसके बारे में हमने देखा और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो समाप्त होता है। आशा करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।